प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। घोसी विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान बुरी तरीके से हार गए हैं और यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जीत हुई है उनकी। इस जीत के बाद सपाई खेमे में बहुत उल्लास का माहौल है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में कुछ निराशा है। तमाम मीडिया चैनलों पर इसे इंडिया गठबंधन की जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है और राजग की हार के तौर पर। इसके आधार पर यह भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव का माहौल कैसा होगा। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज विकास की बात में हम इसके किसी दूसरे पक्ष पे बात करना चाह रहे हैं। ये पक्ष इस चुनावी जीत हार से थोड़ा सा हटके, हालांकि इस चुनाव के दौरान मैंने एक अपना वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं इसमें शेयर करूंगा, जिसमें मैंने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर जो हाल ही में भाजपा गठबंधन में शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी को छोड़ के, वो जिस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी सपा नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी के खिलाफ कर रहे हैं, और यादव समाज पर जो उन्होंने बहुत ही निम्न स्तरीय टिप्पणी की थी, ऐसे बयानों को भाजपा के समर्थक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते और इसका खामियाजा अंततः भाजपा को उठाना पड़ा है। लेकिन जो ये हार हुई है दारा सिंह चौहान की, इस हार के लिए हम दूसरे नज़रिए से देखने का प्रयास करेंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आप याद कीजिए सन 2022 का विधानसभा चुनाव, उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 3 मंत्री, नंबर 1 धर्म सिंह सैनी जो आयुष मंत्री थे, राज्य मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार के, उन्होंने पद छोड़ा, इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। नंबर 2 दारा सिंह चौहान जो वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, इन्होंने पद छोड़ा और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। और एक तीसरे मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये उस समय पर श्रम एवं रोजगार मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था इनके पास भी। इन तीनों ही मंत्रियों ने बहुत ही अनर्गल बयानबाजी करते हुए चुनाव से ठीक पहले भाजपा को छोड़ दिया। हालांकि 5 साल तक ये लोग लगातार भाजपा के साथ जो है सत्ता में शरीक रहे और पद छोड़ते समय इन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार दलितों का, पिछड़ों का और अल्पसंख्यकों का शोषण कर रही है, इसलिए हम इससे अलग हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ने इसको एक धोखेबाजी के तौर पे देखा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक कहा कि मैं नेवला हूं जो कि नाग और सांप रूपी जो आरएसएस और भाजपा हैं इनको खत्म कर दूंगा। बड़बोलेपन में वो उन्होंने जो भी कहा हो, नतीजा तो ये निकला कि दोबारा एक रिकॉर्ड बनाते हुए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन अब क्या हुआ उसके बाद इस चुनाव के दौरान ही स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिलगंज से अपनी सीट भाजपा प्रत्याशी के हाथों हार गए। उनकी हार जो हुई थी वो 50,000 से ज़्यादा वोटों से हुई थी। उन्हें मिले थे 71,015 वोट, और जबकि उनके जो प्रतिद्वंदी थे, भाजपा के उम्मीदवार थे सुरेंद्र कुमार कुशवाहा, उन्हें मिले थे 1,16,000 से ज़्यादा वोट। तो 16 और 30 लगभग 46-47,000 वोटों का इतने से हार हुई। धर्म सिंह सैनी जो नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, वो भी अपने चुनाव को हार गए। तो यानी 2 मंत्री जो भाजपा छोड़ के गए थे वो तो दोनों चुनाव हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है, फिलहाल वो विधान परिषद के सदस्य हैं। लेकिन बौखलाहट में वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ, हालत ये हो गई है कि सपा के ही तमाम नेता उनके बयानों को खारिज कर रहे हैं। बहुत से सारे कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं जिनमें उनके लिए बुलाया नहीं जा रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। राजनीतिक तौर पे उनकी बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है। फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं।
धर्म सिंह सैनी की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव तो वो हार गए। इसके बाद पिछले साल यानी 2022 में नवंबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक सभा खतौली में होने वाली थी, मुजफ्फरनगर में। उन्होंने प्रयास किया कि इस सभा में शामिल होकर वो भाजपा में फिर से शामिल हो जाएं, उसकी सदस्यता ग्रहण कर लें, लेकिन अंतिम समय पर उनके लिए इस कार्यक्रम में आने से रोका गया और कहा गया कि अभी आपके लिए भाजपा की सदस्यता नहीं दी जा सकती, उचित समय पर आपको ये बताया जाएगा। बेचारे धर्म सिंह सैनी नहीं शामिल हो पाए। और उसके बाद में एक बार उन्होंने, जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की एक जनसभा होने वाली थी सहारनपुर में, तब भी उन्होंने प्रयास किया कि किसी तरीके से वो भाजपा का दामन थाम लें, लेकिन भाजपा ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उनकी एंट्री बंद कर दी। आयुष मंत्री रहते हुए इन्हीं धर्म सिंह सैनी के आयुष प्रवेश घोटाला हुआ, जिसमें सैकड़ों बच्चों को आयुष कोर्सेज में, जो आपके BAMS, BHMS और BUMS, इनमें बहुत ही अनियमित तरीके से बिना परीक्षा दिए पैसा लेकर के जो है वो एडमिशन दे दिया गया। नतीजा ये निकला कि आयुष मंत्रालय के निदेशालय के जो निदेशक थे उस समय पे प्रोफेसर SN सिंह, और जो प्रभारी थे उनका नाम था उमाकांत, डॉक्टर उमाकांत जी। ये दोनों तो इस समय जेल में हैं। लगभग 16 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं और इस मामले में अब CBI जांच के आदेश किए जा चुके हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। तो धर्म सिंह सैनी तो बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। इनका भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दारा सिंह चौहान जो अपना चुनाव लड़े थे घोसी क्षेत्र से, विधानसभा सदस्य बन गए थे और समाजवादी पार्टी की टिकट पे इन्होंने चुनाव जीत लिया था। 2 मंत्री हार गए थे और तीसरे जो मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान, वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए उन्होंने सोचा फिर से पलट करके हम भाजपा में आ जाएं, क्योंकि भाजपा की सरकार बन चुकी है, फिर मंत्री बन जाएंगे, फिर मौज करेंगे। बेचारों ने घोसी विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दिया और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद जब इसी सीट पर उपचुनाव हुआ, उसके आज नतीजे आए हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह, वो लगभग 42,000 वोटों से जीत गए हैं और दारा सिंह चौहान जो हैं वो चुनाव हार चुके हैं। यानी कि तीनों के तीनों मंत्री जो उन्होंने धोखेबाजी की थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ, उनमें से 2 तो आज सदन के सदस्य ही नहीं हैं। विधानसभा चुनाव तीनों हार गए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय विधान परिषद के सदस्य हैं। तो ये चुनाव किन परिस्थितियों में हारे, ये राजग और इंडिया गठबंधन जो बना है उसका चुनाव था, सपा के साथ मुकाबला था, ये सेमीफाइनल था, आप कहें कुछ भी, लेकिन इसको इतने सीधे सीधे से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आज की भाजपा वो भाजपा नहीं है पुरानी वाली। ये अपने शत्रुओं को, धोखेबाजों पे भी बहुत पैनी नज़र रखती है और उन्हें उचित वक्त आने पर उनके साथ यथोचित व्यवहार भी करती है और यथोचित उनके लिए स्थान पर पहुंचाती है। मैं आपको 1-2 उदाहरणों से और समझाने की कोशिश करता हूं। याद कीजिए उद्धव ठाकरे जी को, वो भाजपा के साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़े महाराष्ट्र में, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद, हालांकि दोनों इस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया था, इसके बावजूद वो इस जिद पर अड़ गए कि मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाए। इस जिद के चलते उन्होंने गठबंधन तोड़ा, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, महाविकास अघाड़ी बनाई। लेकिन उसका भी नतीजा क्या निकला? चंद रोज बाद ही, बहुत थोड़े से समय बाद, उन्हीं के पार्टी के एक नेता एकनाथ शिंदे पूरी पार्टी, सारे अधिकांश विधायक सांसदों को लेकर के अलग हो गए। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली जो पार्टी है उसको उसका सिंबल भी दे दिया है, जो धनुष बाण था, नाम भी दे दिया पार्टी का। तो यानी कि उनकी सरकार तो गई ही उद्धव ठाकरे की, साथ में उनकी पार्टी भी चली गई, उनका सिंबल भी चला गया, उसका नाम भी चला गया। और एकनाथ शिंदे इस समय पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं भाजपा के सहयोग से। तो जो धोखा
उद्धव ठाकरे जी ने भाजपा को दिया था, उसके परिणाम स्वरूप आज राजनीतिक अस्तित्व उनका खतरे में पड़ गया है। एक और उदाहरण की बात करते हैं, ये भी उदाहरण महाराष्ट्र से ही है। कुछ रोज पहले शरद पवार जी ने कहा था कि भाई मैंने गुगली फेंकी थी और विकेट दिख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, वो क्लीन बोल्ड हो गए तो मैं क्या करूं। किस संदर्भ में कही थी वो बता देता हूं कि हुआ ये था कि जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे, कोई भी सरकार नहीं बन पा रही थी। अचानक नवंबर 2019 में सुबह लगभग 8 बजे उस समय के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने देवेंद्र फडणवीस, जो कि भाजपा के नेता हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद की और एनसीपी के नेता अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी थी। लेकिन मुश्किल 1 हफ्ता भी समय नहीं बीता, उससे पहले ही अजीत पवार इस्तीफा देके वापस चले गए और देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर गई। उसके लेकर के भाजपा की काफ़ी फजीहत हुई। इसी को लेकर के शरद पवार जी ने ये कहा था कि मैंने तो गुगली फेंकी थी जिसपे कि भाजपा क्लीन बोल्ड हो गई। लेकिन इसके आगे सोचिए, अब क्या हुआ। अजीत पवार उसी एनसीपी के अधिकांश विधायकों को लेकर भाजपा के सहयोग से जो एकनाथ शिंदे की सरकार चल रही है, शिवसेना की सरकार चल रही है, उसमें शामिल हो गए और फिर से उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। हालत ये है शरद पवार जी की कि वो ये तक नहीं कह पा रहे हैं, दंड देना तो बहुत दूर की बात है, अजीत पवार को पार्टी से निकालना तो बहुत दूर की बात है, वो ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि अजीत पवार एनसीपी के नेता नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं एनसीपी के ही नेता हैं। आप समझिए कितनी दयनीय स्थिति हो गई है। मराठा क्षत्रप और राजनीति के मराठा राजनीति के या महाराष्ट्र की राजनीति के जो अपने आप को चाणक्य कहलवाने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं उन शरद पवार जी की, कि उनके हाथ से भी पार्टी निकल चुकी है। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने अजीत पवार के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो उनकी हालत भी उद्धव ठाकरे जैसी हो जाएगी। तो 5 नेताओं का मैंने उदाहरण दे दिया आपको। 3 मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में गए थे और बहुत ही अनर्गल बयानबाजी भाजपा और उसके नेताओं के खिलाफ कर रहे थे। आज उनमें से तीनों की क्या स्थिति है ये आपको मैं बता चुका हूँ। महाराष्ट्र के 2 नेता बता दिए मैंने, उद्धव ठाकरे जी जिन्होंने साथ में चुनाव लड़ा लेकिन लास्ट में उन्होंने सीएम पद के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा का साथ छोड़ दिया। और जिस तरह की गुगली फेंकने की बात कर रहे थे शरद पवार जी, एक उनकी स्थिति। मैंने अभी कहा था आपसे कि ये पुराने समय की भाजपा नहीं है, नई भाजपा है, नए तेवर हैं। यहाँ पर जब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पे हमला होता है 14 फरवरी को, हमारे 40 से ज़्यादा जवान अपना बलिदान देते हैं। तो ध्यान रखिए 26 फरवरी केवल 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक होती है जिसमें 200 से 300 आतंकवादियों को उनके उस स्थान पर पहुंचा दिया जाता है जो उनके लिए उचित है। तो हिसाब बराबर करने के मामले में भाजपा बहुत आगे है, भाजपा के नेता भी आगे हैं और भाजपा के नेतृत्व में चल रही जो केंद्र की सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार है या अन्य सरकारें हैं वो भी बहुत आगे हैं। तो मैंने कहा आपसे बात कर लूं। आज एक जो नया नज़रिया है इस चुनाव को लेकर के, घोसी उपचुनाव को लेकर के, तो वो आपके साथ शेयर कर लूं। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।